जंगल में विश्राम कर रही सेना की टुकड़ी के बीच से जाने कब सेनापति गायब हो गया। भूख, प्यास, थकन और जख्मों से परेशान सैनिकों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सब जहां तहां बिखरे पड़े थे और कुछ एक तो तुरंत सो भी गए। केवल एक मानविक था जो उस वक्त भी सैनिकों और बंधकों को लेकर फिक्रमंद था। वह जानता था कि इस जंगल में कई तरह के खाने लायक फल और कंदमूल पाए जाते हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा जानवर भी मिल जाए जिसे मारकर खाया जा सके। वह अपने साथ एक सैनिक को लेकर टुकड़ी से कुछ दूर जंगल के अंदर चला गया। जंगल में कई फलदार पेड़ दिखे, लेकिन उनमें से किसी पर भी खाने लायक पके फल नहीं थे। अधिकतर फूलों से पटे पड़े थे। झाड़ियों को काटते छांटते मानविक और उसका मित्र आगे बढ़ते रहे। इससे पहले कि वह किसी फलदार पेड़ या खाने लायक जानवर को ढूंढ पाता, जंगल के शांत वातावरण में गूंजी एक चींक। मानविक और उसके मित्र के हाथ पांव वहीं जम गए। वह चींक किसी औरत की थी। चींक जिस दिशा से आई थी, दोनों के सिर उसी दिशा में घूम गए। वहाँ तो बंधकों में से कुछ स्त्रियां स्नान आदि के लिए गई थीं। मानविक के साथी सैनिक ने कहा। मानविक तुरंत उस ओर निकल गया। आंधी तूफान की तरह उस तरफ भागते हुए उसके मन में कई विचार आ रहे थे। हो सकता है कि किसी जंगली जानवर ने उन पर हमला कर दिया हो। जंगलों में नदी के किनारे यूं भी सुरक्षित नहीं होते हैं। या हो सकता है कि किसी बंधक ने ही किसी अन्य को नुकसान पहुंचाया हो। वह बस सोचते हुए तेजी से उसी दिशा में भागता जा रहा था। वहां से कुछ दूर वह धूर्त सेनापति उस सुंदर युवती को बालू से खींचता हुआ नदी से दूर ले आया था। एक ऐसी जगह जो चारों ओर झाड़ियों और पेड़ों से घिरी थी। वहां लाकर जमीन पर उसने उस युवती को पटका और अपनी तलवार एक तरफ रखते हुए, यदि पुनः अब तुम चीखी या हाथ पैर चलाए तो उस तलवार से तुम्हारी गर्दन यहीं अलग कर दूंगा। उसने अपनी लाल आंखों से उस युवती को घूरा, जो पानी और भय से तर केवल फटी आंखों से सेनापति को देखकर हांफे जा रही थी। सेनापति के नीच इरादे तो उसे उस वक्त ही समझ आ गए थे, जब सेनापति ने इतनी सारी औरतों में से केवल उसे ही किसी आवश्यक काम से अपने पास बुलाया था और फिर खींचता हुआ यहाँ ले आया। उसने कितनी ही कोशिशें की थी छूट जाने की, लेकिन सेनापति की शक्ति और सामर्थ्य इस युवती से कहीं आगे है। साथ ही उसकी क्रूरता भी उसे अजय बनाती है। उसका दाहिना हाथ उस युवती के आंचल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक एक तीर उसकी हथेली से आर पार हो गया। सेनापति के हाथ को ऐसा झटका लगा मानो वह कंधे से उखड़ गया हो। उसके हाथ का वजन अचानक ही दोगुना हो गया था। तीर का नुकीला हिस्सा उसकी हथेली को छेद कर दूसरी तरफ से बाहर झांकने लगा है। दर्द से थर्रा रहे चेहरे के साथ सेनापति की वह लाल आंखें उस दिशा में घूमी जहां से तीर आया होगा और ठहरी खुद से कुछ दूर झाड़ियों के पार। यदि पुनः आपने ऐसी कोई दुष्टता करने का प्रयास किया तो उस तलवार से आपकी गर्दन यहीं अलग कर दूंगा। बिल्कुल ठंडे स्वर और शांत भाव में कहते हुए मानविक उन झाड़ियों से निकलकर इनके सामने आया। तुम? मानविक को यूं सामने देखकर सेनापति के चेहरे से वाकई वह दुष्टता गायब हो गई। उससे लड़ने या जीतने का तो वह सोच भी नहीं सकता। आखिर मानविक कोई सामान्य सैनिक नहीं है, वह राजा का चहेता योद्धा है और उसके पद का उत्तराधिकारी भी। मानविक उम्र में उससे 15-20 वर्ष कम होगा, लेकिन लड़ने में वह उससे दोगुनी योग्यता रखता है। वह उससे अधिक फुर्तीला है, निडर है। सेनापति ने अपनी छटपटाहट काबू की, पैरों पर सीधा खड़ा हुआ और गुस्से भरी आंखों से अपने जख्म पर देखते हुए, तुम्हें इस कृत्य का परिणाम तो ज्ञात होगा। ज्ञात है। लापरवाही से कहते हुए मानविक उसकी तलवार उठा लाया। मैं तुम्हें इसी क्षण बंधक बना सकता हूँ। घोड़ों के पीछे बांधकर खींचते हुए महल की चौखट तक ले जा सकता हूँ। फुंफकारते हुए वह अपने दूसरे हाथ से तीर को खींचकर बाहर निकालने वाला था कि मानविक ने एक हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इससे व्यर्थ ही आपका रक्त बहेगा। मानविक ने उसी शांत भाव के साथ सेनापति के हाथ के आर पार निकले तीर की लंबाई को काट छांट दिया। तीर का बस नाम मात्र का हिस्सा अब भी सेनापति की हथेली में बाकी है। इससे वजन और पीड़ा कम हुई होगी, जाकर अपना उपचार कराइए। सेनापति के लिए ये कोई मदद नहीं थी, बल्कि एक उपहास था। वह अच्छे से समझता था कि ना तो वह मानविक को इस तरह सजा दे सकता है और ना ही मानविक किसी सजा से डरता है। फिर भी परिणाम भुगतने के लिए प्रस्तुत रहना। उसने एक बार चुनौती भरी नजरों से उस युवती की ओर भी देखा और दंदनाता हुआ वहां से चला गया। सेनापति के जाते ही मानविक उस युवती की ओर पलटा।
उस दिन मानविक ने पहली बार उस युवती को देखा था और उसे महसूस हुआ कि जैसे प्रकृति की सारी खूबसूरती ने मिलकर इस काया को धारण किया हो। पानी से तर उसके बदन पर केवल एक मटमैले रंग की साड़ी है और वह भी पूरी तरह उसके लचीले बदन पर चिपकी हुई है। उसका दूधिया रंग उस मटमैले रंग की सूती साड़ी में भी उतना ही आकर्षक दिख रहा है जितना कि किसी रेशमी साड़ी में दिखता। भय से गुलाबी हो गया उसका चेहरा, कांपते होठ और आंसुओं से भरी हुई वह हिरनी सी 2 आंखें ये सुंदरता का कोई नया ही स्तर खड़ा कर रही थी। मानविक ने महलों के मुस्कुराते चेहरों में भी ये सुंदरता नहीं देखी थी जो इस भयभीत युवती में उसे दिख रही है। एक सैनिक होने के दायित्व से बोझिल उसके होठ तो नहीं, लेकिन हाँ, उस सुंदरता से मोहित मानविक की आंखें जरूर मुस्काने लगी थी। उसे अब महसूस होने लगा था कि जंगल की इस हवा में किसी जंगली फूल की खुशबू भी मिली हुई है। उनसे कुछ दूर बहती नदी के पानी की ठंडक जैसे यहाँ तक उड़कर आ रही है और आसमान में बादल उमड़ने लगे हैं। 2 पलों के लिए बुत से बन गए मानविक ने फिर अपने होश संभाले और वहां से चल दिया।